तो स्टार्ट करते हैं। आज एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगेन दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो क्वेश्चन में क्या है कि हमें जो है डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है ए बी सी और डी की इन द रिलेशन x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वेयर बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर प्लस डी इंटू टी रेज़ टू पावर 3 टी क्यूब। तो इसके अंदर जो है हमें ए बी सी और डी इनकी डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, जहाँ पर x क्या है, x इज द डिस्टेंस एंड t इज टाइम, t टाइम है और जो है x क्या है, डिस्टेंस। तो ये जो है इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। तो क्वेश्चन में जो है हम देखते हैं कि देयर इज 1 2 3 एंड 4 टर्म्स हैं, बिकॉज बीच में क्या है, प्लस का साइन है। तो 4 टर्म होगी राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में अकेला x है विच इज डिस्टेंस, यानी कि x की डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, लेंथ की। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशंस हैं लेंथ की, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हर एक टर्म की जो डायमेंशंस हैं वो भी इसकी होंगी लेंथ की ही होंगी, क्योंकि लेंथ में फिर लेंथ ऐड होगी, फिर लेंथ ऐड होगी, फिर लेंथ ऐड होगी, तब जाकर के दोबारा आंसर क्या आएगा, लेंथ आएगा। क्योंकि हम सेम टाइप की क्वांटिटीज़ को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसीलिए जो है हमारे पास जो राइट हैंड साइड की और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस होती हैं ईच टर्म की, वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, तो ए की तो क्योंकि ए अकेला ही है, ए के साथ टी मल्टीप्लाई नहीं है, तो ए की डायमेंशंस तो क्या बन जाएंगी, लेंथ की बन जाएगी, क्योंकि ये जो है अकेला टर्म है, इसके साथ कोई और फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये सिंगल टर्म ही क्या होनी चाहिए, ये लेंथ की डायमेंशंस होनी चाहिए इसकी। ए क्या होना चाहिए, कोई लेंथ होनी चाहिए। फिर है बात करते हैं बी इंटू टी की। तो बी इंटू टी की डायमेंशंस भी क्या होनी चाहिए, लेंथ की। लेकिन हमें बी इंटू टी की नहीं, हमें तो केवल बी की ही डायमेंशन चाहिए, बी की। क्वेश्चन में बी की पूछी हुई है, तो बी जो है ये तो निकालना है, और टी टाइम है, तो टाइम की डायमेंशंस क्या होती हैं, टी, दिस इज एल। तो बी का आंसर क्या आ जाएगा, बी विल बी इक्वल टू एल टी की पावर माइनस 1। ये टी नीचे जाएगा डिवाइड में, फिर ऊपर उसको लिख सकते हैं, दैट इज टी रेज़ टू पावर माइनस 1। तो ये बी की डायमेंशंस आ गई। इसके बाद सी की, तो सी इंटू टी स्क्वायर की डायमेंशंस भी क्या होनी चाहिए, लेंथ ही। हर एक टर्म की डायमेंशन क्या होगी, लेंथ की डायमेंशन होगी। हर एक की डायमेंशन को किसके इक्वल पुट करना है, लेंथ की डायमेंशन के इक्वल पुट करना है, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ की डायमेंशंस आई हुई हैं, तो राइट हैंड साइड की हर एक टर्म की डायमेंशंस क्या होंगी, लेंथ की ही होंगी। तो यहाँ से हमारे पास जो है सी का आंसर निकालना है, टी की हो जाएगी हमारे पास कैपिटल टी और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू एल। तो सी का आंसर क्या आएगा, सी का आंसर आएगा C will be equal to L T की पावर माइनस 2। सो दिस इज दी डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर C। C का आंसर ये है। हमें C की डायमेंशन, A की, B की और D की तीनों चारों डायमेंशंस निकालनी है। A की आ गई L, बिकॉज ये अकेली टर्म है। ऐसे ही जो है हमारे पास B इंटू टी, इस कंप्लीट की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, लेंथ की डायमेंशन होनी चाहिए। तो इसको हमने L के इक्वल पुट करके और B का आंसर निकाल लिया। ऐसे ही C इंटू टी स्क्वायर को जो है एल के इक्वल पुट करके आंसर निकाल लिया। अब बात करते हैं डी इंटू टी क्यूब की। तो डी इंटू टी क्यूब भी क्या होगा, ये भी एक लेंथ ही होगी। ये लेंथ ही होनी चाहिए, क्योंकि ये भी जो है एक टर्म है अपने आप में, बिकॉज यहाँ पर प्लस का साइन आया हुआ है। तो डी इंटू टी क्या, टी क्यूब भी क्या होगा, लेंथ की डायमेंशंस का ही होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, डी का तो निकालना है, और ये टाइम का होता है टी, कैपिटल टी और उसकी पावर 3, दिस इज इक्वल टू एल। तो ओवरऑल जो डी का आंसर है वो क्या आ जाएगा, डी विल बी इक्वल टू एल टी पावर माइनस 3। तो ये डी की डायमेंशंस हो गई। तो इस तरीके से ए की, बी की, सी की और डी की डायमेंशंस हमने निकाली है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो है कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है वो ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है h इज इक्वल टू 2s cos थीटा बाय r रो जी, और ये चेक करना है कि क्या ये फॉर्मूला जो है करेक्ट है या नहीं है।
डायमेंशनली चेक कर सकते हैं, तो इसमें जो है कोई अलग बात नहीं है, हम डायमेंशंस चेक करेंगे इस फॉर्मूले की। अगर ये डायमेंशनली ठीक हुआ तो हम जो है कहेंगे दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। फिजिकली है या नहीं है वो अलग बात है। तो हम यहाँ पर डायमेंशंस चेक करेंगे कि क्या ये फॉर्मूला जो है डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो इसमें जो वेरियस पैरामीटर्स है, एच क्या है, एच इज हाइट, एस इज सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन है ये, सरफेस टेंशन का चैप्टर जब बाद में आएगा तब ये जो है क्वांटिटी समझ में आएगी, ठीक है। और इसका हम फॉर्मूला लिख देंगे बस, ताकि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना जा सके। आर यहाँ पर हम रेडियस बोल सकते हैं, रेडियस है, रो इज अगेन डेंसिटी एंड जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये वेरियस पैरामीटर्स हैं जो हमें दिए हुए क्वेश्चन के अंदर। तो अब हमें चेक करना है कि क्या ये फॉर्मूला जो है करेक्ट है डायमेंशनली या नहीं है। तो वही जो है हमारा मेथड रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को हम निकाल लेंगे अलग अलग से और चेक करेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस सेम है। अगर सेम है तो हमारा फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम डायमेंशंस लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की, ओनली लेफ्ट हैंड साइड में, केवल लेफ्ट हैंड साइड में एच है, एच इज हाइट, हाइट मतलब एक तरीके की लेंथ हो गई। तो एच का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा एल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो उसकी डायमेंशंस लेंथ है, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो राइट हैंड साइड में जो है रिलेशन दिया हुआ है हमारे पास, दैट इज 2s cos थीटा बाय आर रो एंड जी। तो इसको जो है सोल्व करने से पहले एक दो बातें जो है, फॉर्मूला और एक जो है इम्पोर्टेंट बात जो किसी और क्वेश्चन में भी यूज हो सकती है, वो है एंगल के बारे में। हालांकि एंगल के बारे में जो है हमने देखा था कि एंगल्स आर डायमेंशनलेस, इनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है दैट इज m0 l0 t0। तो ये cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा जहाँ पर भी हो वहाँ पर कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिखा जाएगा उनका, क्योंकि वो दे आर m0 l0 t0। अब बात करते हैं तो इसका तो क्या बनेगा, इसका केवल इसका s cos थीटा का, cos थीटा क्या रहेगा m0 l0 t0, मतलब हमें इसका डायमेंशंस, इसकी डायमेंशंस लिखने की जरूरत नहीं है। S इज सरफेस टेंशन जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स का क्या होता है mlt माइनस 2 डिवाइडेड बाय लेंथ। तो लेंथ से लेंथ क्या हो जाएगी कैंसिल, ये l से l कैंसिल एक, तो ये क्या बचेगा ओनली m इंटू टी रेज़ टू पावर माइनस 2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन, जिसको हम इस रिलेशन में यूज करने वाले हैं। तो ये एक नई जो है क्वांटिटी थी, इसलिए हमने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया। अब जो है सोल्व करते हैं इसको, एक डेंसिटी का और निकाल लेते हैं। डेंसिटी का क्या होगा, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी का मास और वॉल्यूम का L3 होता है लेंथ क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बेसिक फॉर्मूला वॉल्यूम का। तो L की पावर 3 हो जाएगी, तो डेंसिटी का क्या बनेगा m L की पावर माइनस 3। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, डेंसिटी का ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये सरफेस टेंशन का और ये डेंसिटी का। आर रेडियस है, तो रेडियस एक लेंथ होती है, तो आर की जगह पर क्या आ जाएगा एल आ जाएगा। जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन कैसे भी हो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है lt माइनस 2। तो वैल्यूज पुट करते हैं, राइट हैंड साइड को चेक करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास जो 2s cos थीटा बाय आर रो इंटू जी है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 क्या होते हैं, नंबर्स आर डायमेंशनलेस, दे आर डायमेंशनलेस, m0 l0 t0, उनको जरूरत नहीं है डायमेंशनली जो चेक करने की। तो इसको छोड़ देंगे 2 को, s की क्या है, s इज m t रेज़ टू पावर माइनस 2, दिस इज फॉर s, ये निकाला s का निकाला हुआ फॉर्मूला। cos थीटा अगेन डायमेंशनलेस, कोई जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय r इज लेंथ, रो दैट इज डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है m l की पावर माइनस 3, ये हमने निकाला अभी। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
दैट इज एक्सीलरेशन है तो एल टी माइनस टू, एक्सीलरेशन फॉर्मूला कई बार निकाला है वही लगेगा एल टी माइनस टू। अब यहाँ देखते हैं कि कौन सा वेक्टर किससे कैंसिल होता है। तो यहाँ एम है और यहाँ एम से एम क्या हो सकता है कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही टी की पावर माइनस टू, टी की पावर माइनस टू, ये भी आपस में कैंसिल, एम और टी की पावर माइनस टू क्या हो गए कैंसिल हो गए ये। अब बात करते हैं लेंथ की। लेंथ की यहाँ वन पावर है, यहाँ वन पावर है, ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो एल की पावर टू आएगी प्लस टू, और इधर एल की पावर कितनी है माइनस थ्री, तो प्लस टू माइनस थ्री कितना बचेगा माइनस वन। ठीक है, तो इसको एक स्टेप में और करते हैं। एम से एम कैंसिल हो चुका है, टी से टी पावर माइनस ये कैंसिल हो गया इससे, और ये कैंसिल हो गया इससे, काट के दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा वन बाय एल, एल वन एल वन, वन और वन कितना हो गया टू। ठीक है, इंटू एल की पावर माइनस थ्री, ये बचा हुआ। अब जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएगी तो क्या आएगा दिस विल बी इक्वल टू वन बाय एल की पावर माइनस वन। पावर ऐड हो गई माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन, तो एल की पावर माइनस वन आ गया। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू एल की पावर वन, वन लिखने की जरूरत नहीं होती है, पावर हम ऐसे छोड़ सकते हैं। तो जो हमारी राइट हैंड साइड की डायमेंशन है, यानी कि इस फॉर्मूले को जब सोल्व करके जो डायमेंशन आई है वो एल आई है एल, और जो राइट हैंड साइड की डायमेंशंस थी वो भी क्या थी एल थी, और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन भी क्या थी एल थी, और जो राइट हैंड साइड की डायमेंशंस आई वो भी क्या आई है एल आई है। ठीक है, देख सकते हैं। तो हम जो है ये लिखेंगे कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो क्या दोनों सेम है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम है तो हमारा रिलेशन डायमेंशनली क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ये भी एल आई है और ये भी क्या आई है एल आई है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये रिलेशन डायमेंशनली क्या हो गया करेक्ट हो गया। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो भी हमने चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन रिलेशन और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से की, और ये एक एप्लीकेशन थी डायमेंशनल एनालिसिस की। और इसके बाद जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं अब दूसरी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की, जिसमें हम यूनिट कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, तो वो भी स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं दूसरी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, सेकंड एप्लीकेशन है। फर्स्ट तो थी चेकिंग द करेक्टनेस, कोई ऑर्डर नहीं होता है वैसे तो, ठीक है, किसी को फर्स्ट और सेकंड कह सकते हैं, लेकिन हमने फर्स्ट को की थी इसलिए उसको फर्स्ट बोल रहे हैं। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। तो हमें क्या होता है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट दिया होता है, उसके अंदर जो है एक क्वांटिटी होती है, और उस क्वांटिटी को जो है हमें दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर जो है उसके यूनिट्स को चेंज करना होता है। जैसे एस आई से सी जी एस में, या सी जी एस से एस आई में, एम के एस में, एफ पी एस में, या कोई भी जो है अलग से सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, जिसमें हमें चेंज करना पड़ेगा गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को। ठीक है, तो इसके पीछे जो बेसिक जो प्रिंसिपल है, इसकी जो थ्योरी है वो देखते हैं पहले थोड़ा सा, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने जो है एक वर्ड शुरू में ही इस चैप्टर के स्टार्टिंग में देखे, दो वर्ड्स देखे थे, तो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, और उसकी यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट। तो अब हम जो है क्या देखना चाह रहे हैं, क्वांटिटी और यूनिट के बीच का रिलेशन, और उसको हम देखेंगे एक एग्जांपल से। मान लिया हमें जो है कोई भी क्वांटिटी मेजर करनी है, सपोज दैट के वी वांट टू मेजर द लेंथ, हमें ये लेंथ मेजर करनी है। तो ये क्वांटिटी हो जाएगी लेंथ क्वांटिटी। इस क्वांटिटी के अंदर जो है लेंथ जो हमने मेजर की है, इसके अंदर जो है कौन कौन सी जो है फैक्टर्स आते हैं, या किन किन से मिलकर के क्वांटिटी बनी होती है। देखो मान लिया इसकी जो है लेंथ है 2 मीटर, 2 मीटर है मान लिया इसकी लेंथ, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर। अगर इसकी लेंथ 2 मीटर है तो हम क्या लिखेंगे 2 मीटर, ये लिखेंगे 2 मीटर, और ये क्या बन गई हमारी लेंथ। तो लेंथ तो क्या होगी क्वांटिटी, जिसको हम क्या उसे लिख सकते हैं क्वांटिटी, लेंथ इज क्वांटिटी। और मीटर में मेजर किया है इसलिए मीटर इसकी क्या हो जाएगी यूनिट, जिसको हम यू से दिखा सकते हैं, स्मॉल यू से, यूनिट।
क्योंकि यहाँ मीटर की जगह सेंटीमीटर भी अभी देखेंगे उसको। और 2 क्या है, 2 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कि इसके अंदर, इस लेंथ के अंदर जो स्टैंडर्ड लेंथ है, स्टैंडर्ड यूनिट है जो मीटर, वो कितनी बार रिपीट हुई है, 2 बार रिपीट हुई है। 2 बार रिपीट हुई है इसलिए यहाँ पर 2 आया, 3 बार होती तो 3 आ जाता। ऐसे ही मान लिया हमने जो है, अगर इसकी लेंथ, फिर से लेंथ की बात कर लेते हैं, अगर इसकी लेंथ जो है 4 मीटर होती तो क्या हो जाता, लेंथ विल बी इक्वल टू 4m। अगेन दिस विल बी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको हम जो है स्मॉल n से दिखाएंगे, स्मॉल n से। स्मॉल n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, स्मॉल m इज द यूनिट एंड दिस इज आवर क्वांटिटी। तो इधर तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्वांटिटी है और राइट हैंड साइड में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट है। और न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को हमने आपस में क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई 4 इंटू एम। 4 इंटू एम हमने इसको मेजर कैसे किया है कि भाई इस लेंथ के अंदर, इस लेंथ के अंदर 1 मीटर जो लेंथ होती है वो कितनी बार रिपीट हुई है, तो आंसर है 1 मीटर लेंथ रिपीट हुई है 4 टाइम्स, इसलिए ये हो गया 4 मीटर। 1 मीटर इंटू 4 मीटर। तो जो है, और तब जाकर के क्या बनी है ये कंप्लीट क्वांटिटी। तो ये एक फॉर्मूला है क्वांटिटी का, जिसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट से। जैसे हम जो है कोई सामान लेके आए, मान लिया 5 kg, 5 kg, तो 5 kg क्या है, 5 kg क्वांटिटी है, मास क्वांटिटी, ठीक है। 5 क्या है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और kg क्या है उसकी यूनिट। तो अगर हमें यूनिट निकाल, अगर हमें क्वांटिटी निकालनी होती है, क्वांटिटी का फॉर्मूला अगर लिखना होता है, तो क्वांटिटी का फॉर्मूला बनता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बताती है कि उस क्वांटिटी के अंदर जो उसकी फंडामेंटल, जो स्टैंडर्ड जो वैल्यू है, जो फंडामेंटल जो वैल्यू है, स्टैंडर्ड जो वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है। भाई इस मास के अंदर 1 kg कितनी बार रिपीट हुआ है, 5 टाइम्स, ठीक है। इस लेंथ के अंदर 1 मीटर कितनी बार रिपीट हुई है, 4 टाइम्स, इसलिए 4 मीटर। और ये जो मास है 5 kg क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 1 kg 5 टाइम्स क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, इसीलिए इसका नाम, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी है, 5 kg है। तो क्वांटिटी जो है कभी भी बिना यूनिट के और बिना न्यूमेरिकल वैल्यू के पूरी नहीं। अगर क्या लिख दें केवल, क्या लिख कितनी लेंथ है, तो लिखोगे 4 लिख दें, 4 है लेंथ, क्या 4 क्या अगर कोई सेंटीमीटर भी लगा सकता है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर और मीटर में देख लो कितना अंतर है, 4 सेंटीमीटर और मीटर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो कोई 4 सेंटीमीटर की जगह 4 मीटर दे दी, ऐसे तो 4 के आगे कुछ भी लगा सकते हैं। तो तब तक क्वांटिटी नहीं बनती है जब तक हम उसके साथ उसकी क्या नहीं लगा देते हैं, यूनिट नहीं लगा देते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ये किसका फॉर्मूला हो गया, हमारे पास क्वांटिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो क्वांटिटी का जो है हम ये फॉर्मूला लर्न कर लेंगे और ये हमारा जो है थोड़ा काम में भी आने वाला है। क्वांटिटी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, क्वांटिटी विल बी इक्वल टू n इंटू यू। अब इससे आगे चलते हैं। देखो, मान लिया कि हमने जो है एक ही क्वांटिटी को 2 अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर मेजर कर लिया। फॉर एग्जांपल इसी को लेते हैं, मान लिया इसकी लेंथ थी 2 मीटर, ठीक है। तो क्वांटिटी क्या बन गई, 2 मीटर। 2 मीटर। अब एक दूसरा बंदा कहता है कि हम तो इसको सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, तो अगर उसको सेंटीमीटर में लिखनी है तो वो उसको 2 सेंटीमीटर नहीं लिख सकता, क्योंकि 2 सेंटीमीटर मतलब इसी लेंथ को कहे हुए मैं तो सेंटीमीटर में मेजर करूंगा, तो जब वो इसको दोबारा मेजर करने जाएगा सेंटीमीटर में, तो आंसर 2 और सेंटीमीटर ऐसा नहीं आने वाला है। क्या आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है 200 सेंटीमीटर। यही लेंथ जो है मीटर में तो कितनी है, 2 मीटर, और सेंटीमीटर में कितनी है, 200 सेंटीमीटर। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या हो गया, चेंज हो गया, मीटर से किस में आ गए, सेंटीमीटर में आ गए। लेकिन क्या हुआ, क्या अब 2 किस में चला गया, 2 चला गया 200 में, और मीटर किस में चला गया, सेंटीमीटर में। लेकिन क्यों क्या रहा, क्यों तो क्यों ही रहा, क्योंकि जितनी ये लेंथ थी, मान लिया ये लेंथ जो है जितनी भी 2 मीटर है, ठीक है, कितनी लंबाई। अब जब सेंटीमीटर मेजर करते हैं तो यहाँ पर जो है 2 से एक बड़ा नंबर लिखा हुआ दिखता है 200, ठीक है। तो 200 लेकिन साथ में क्या लगा, सेंटीमीटर। तो 200 का मतलब ये नहीं है कि जो है इसकी लेंथ जो है ज़्यादा बढ़ गई होगी, लेंथ तो नहीं रही होगी, लेंथ के अंदर तो कोई इंक्रीज या डिक्रीज
नहीं हुआ, वो तो पहले भी इतनी थी अब भी इतनी है, बस सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने चेंज कर दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे में जाते हैं तो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होती है, हमारा जो है यूनिट्स भी चेंज होती है, लेकिन जो क्वांटिटी का जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो क्या रहती है, सेम ही रहती है, उतना ही रहता है। ठीक है, अगर कोई जो है 1 kg की जगह पर 1000 ग्राम बोल दे, ठीक है, तो इससे थोड़ा नहीं कि वजन जो है दोनों का अलग अलग हो गया, वजन तो सेम है, बस हमने बोलने का तरीका जो है वो चेंज कर दिया, लिखने का तरीका चेंज कर दिया, समझाने का तरीका चेंज कर दिया, लेकिन बात वही है। तो जब हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में जाते हैं तो ये बात ध्यान रखने की है कि हमारी क्वांटिटी चेंज नहीं होती, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स दोनों चेंज होती हैं, लेकिन जो हमारे पास क्वांटिटी है वो कभी भी चेंज नहीं होती। तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं, मान लिया हमारे पास पहला सिस्टम ऑफ यूनिट है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट दे रखा है, उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 बढ़ रही थी और उसकी यूनिट्स की हमने 1 से रिप्रेजेंट कर दी है। क्वांटिटी है जैसे ये थी, इसको हमने n1 और इसको हमने u1 लिख दिया। हमने फिर क्या किया, हमने इस सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज कर लिया, दूसरे में लेकर के आ गए। तो जब दूसरे में ले आए तो ये जो है न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगी और हमारी यूनिट्स भी क्या होंगी, चेंज होंगी। जैसे इसका मैंने एग्जांपल दिया कि जब मैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे में जाता हूँ तो साफ साफ दिख रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी और यूनिट का नाम भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो क्वांटिटी की जो वैल्यू है ओवरऑल वो क्या रहती है, सेम रहती है। ये लेंथ इतनी है मीटर में भी और सेंटीमीटर में भी इतनी ही रहेगी। ठीक है, ये ऐसे बढ़ नहीं जाएगी या कम नहीं हो जाएगी। तो हमने ये इसको हम इक्वेशन नंबर मान लिया 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम जो है दूसरे सिस्टम यूनिट में चलते हैं, मान लिया 2 है, तो क्वांटिटी मैंने बताया क्या रहने वाली है, क्वांटिटी तो सेम रहने वाली है, लेकिन ये चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। क्वांटिटी n1 u1 एंड क्वांटिटी n2 u2, ये दोनों एक ही हैं क्वांटिटी की, लेकिन इनके सिस्टम ऑफ यूनिट्स अलग अलग है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी अलग अलग होगी है। तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या आएगी, सेम आएगी। उससे पहले एक बात हम लिख लेते हैं कि अब जो यूनिट होती है, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है तो नंबर, जो यूनिट होती है वो जो है फंडामेंटल यूनिट से मिलकर के बनी होती है। फंडामेंटल यूनिट जैसे मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, अब अगर मान लिया हम जो है एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाएंगे तो फंडामेंटल यूनिट्स के नाम भी चेंज होंगे। जैसे कि मैं अगर मान लिया एक फंडामेंटल यूनिट लेंथ की बात करता हूँ, ठीक है, तो अगर सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, तो उसके अंदर जो लेंथ की यूनिट होती है क्या होती है, मीटर। और मैं एक दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चला गया, इसका नाम है CGS, तो इसमें क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। है तो फंडामेंटल यूनिट तो फंडामेंटल ही है, ये लेंथ है ये भी लेंथ है, लेकिन नाम क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो इसीलिए और कोई भी जो डेराइव्ड यूनिट होती है वो किससे मिलकर के बनी होती है, फंडामेंटल यूनिट से मिलकर के ही बनी होती है। तो ये भी किससे मिलकर के बनी होगी, फंडामेंटल यूनिट्स से। मास, लेंथ और टाइम उनको ही लिखते हैं, टेम्परेचर वगैरह को नहीं लिखते हैं। जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे जनरली मास, लेंथ और टाइम के ही आएंगे। तो हमने क्या किया, हमने जो है U1 को क्या लिखा, U1 विल बी जो है इक्वल टू M1 L1 एंड T1। ये हो सकता है हमारी यूनिट किससे मिलकर के बनी हुई हो, मास, लेंथ और टाइम तीनों ही आए हों। ठीक है, वो तो जब क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन में इनकी वैल्यू अलग अलग होगी। तो हमारा जो सिस्टम ऑफ यूनिट है पहले वाला, उसके अंदर जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उसका नाम क्या है, मास, M1 L1 और T1। ठीक है, और अब ये भी जरूरी नहीं है कि एक यूनिट में जो हमारी यूनिट है उसके अंदर मास एक ही बार आया हो, ठीक है, लेंथ एक ही बार आई हो, T एक ही बार आया हो सकता है एक से ज़्यादा बार आया हो, तो हमने उनकी पावर लिख दी A, B और C। जैसे हमने अगर मान लिया वॉल्यूम की बात कर ली, तो वॉल्यूम में लेंथ कितनी बार आती है, 3 बार आती है, तो L की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यूनिट तो क्या है, यूनिट तो बेसिक यूनिट तो क्या है, लेंथ है, लेकिन लेंथ कितनी बार रिपीट हो रही है, 3 टाइम्स, तो उसकी 3 होगी। तो हमें नहीं पता कि हमारी यूनिट के अंदर जो डिराइव्ड यूनिट है हमारे, उसके अंदर जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो 1 बार आई हुई है, 2 बार आई हुई है, 3 बार आई हुई है। तो हमने क्या कर दिया, उनके नाम की पावर लिख दी। तो अगर मान लिया किसी यूनिट में मास 2 बार आया होगा तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2।
अगर लेंथ एक ही बार आई होगी तो बी की वैल्यू कितनी जाएगी 1, और मान लें टाइम है ही नहीं, टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती यूनिट, तो टी की वैल्यू कितनी जाएगी 0। तो वो तो कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास जो है u1 की वैल्यू हो गई। ऐसे ही u2, अब मैंने बताया जैसे ही मैं दूसरे सिस्टम यूनिट में जाऊंगा तो मेरा नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यूनिट का नाम चेंज हो जाएगा, फंडामेंटल यूनिट का नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, यूनिट का नाम चेंज हो जाएगा, यूनिट तो वही रहेगी, लेंथ यूनिट है। ठीक है, तो मीटर से सेंटीमीटर में चले गए तो है तो फंडामेंटल ही, लेकिन नाम चेंज हो गया, तो नाम चेंज हो गया तो हमें यहाँ पर m2 लिखना पड़ेगा, m2 रेज़्ड टू पावर a, l2 रेज़्ड टू पावर b एंड t1 रेज़्ड टू पावर c। ठीक है, a b c तो सेम ही रहेंगे, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा नहीं है कि भाई जो है, जैसे मान लिया हमने एरिया निकाला, एरिया कितना आया 2 मीटर स्क्वायर एरिया है। ठीक है, 2 मीटर स्क्वायर एरिया है। अब मैं जाता हूँ इसको सेंटीमीटर में चेंज करता हूँ, सेंटीमीटर में चेंज करके यहाँ पर आ जाएगा ये, 1 मिनट, ये आ जाएगा जो भी है, जैसे 1 मीटर में 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 200 मतलब 10⁻², और उसका 2 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। तो जो पावर है यूनिट की वो तो क्या है, 2 ही है, पावर इज 2। ठीक है, जो यानी कि ए बी सी की जो वैल्यू है वो तो क्या रहने वाली है, चाहे पहला सिस्टम हो चाहे दूसरा सिस्टम हो, सेम रहने वाली है। दोनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर जो पावर है, पावर की जो वैल्यू है सेम रहने वाली है, इसलिए ए बी सी चेंज नहीं होंगे, ए बी सी उसमें भी और नीचे वाले में भी सेम रहेंगे। बस ये जो यहाँ पर नीचे जो सब्सक्रिप्ट्स हैं 1 और यहाँ पर 2 आ जाएंगे, क्योंकि नाम चेंज होगा। ठीक है, जब एक सिस्टम यूनिट से दूसरे में जाएगा तो फंडामेंटल यूनिट्स के नाम चेंज होगा। तो ये वैल्यूज हैं u1 और u2 की। n1 और n2 जो है वो तो नंबर्स हैं, उनका जो है कोई वो नहीं है, 1 और 2 लिखे जाएंगे। तो अब जो है इनको हम यहाँ पुट करते हैं 1 और 2 में। ये ऐसा करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी 1 और 2 इक्वेशंस है, इनकी लेफ्ट हैंड साइड ये सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो यहाँ 1 फ्रॉम 1 एंड 2 से हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से देख सकते हैं n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें जो है हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट है, इधर 1 वाला और 2 वाला में निकालना है, मतलब 2 में आंसर निकालना है और 1 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से जो है n2 न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकंड जो हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट है वो निकाल लेंगे, n2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको जो है सोल्व करते हैं, यहाँ पर u1 और u2 की वैल्यू पुट करते हैं और फिर हम एक फॉर्मूला डिजाइन करते हैं। तो यहाँ से n2 की जो वैल्यू आएगी, n2 विल बी इक्वल टू, n2 क्या आएगा, n1 u1 डिवाइडेड बाई u2। ये जो हमारा n1 है ये क्वेश्चन में दिया होगा, मतलब कि जो है ये गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट है, और n2 जो है वो क्या है, नया सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो n2 की वैल्यू निकालनी होती है, तो n2 वैल्यू यहाँ से जो है आ जाएगी, ये फॉर्मूला बना रहेगा। इसमें n1 की तो वैल्यू जो है नंबर रहेगी, u1 और u2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। u1 की वैल्यू क्या थी, m1 रेज़्ड टू पावर a, l1 रेज़्ड टू पावर b और t1 रेज़्ड टू पावर c। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ u1 डिवाइडेड बाय u2 की वैल्यू क्या है, m2 रेज़्ड टू पावर a, l2 रेज़्ड टू पावर b एंड t2 रेज़्ड टू पावर c। ये वैल्यूज है हमारे पास u2 की। तो ये जो है इसको हम ऐसे, वैसे भी फॉर्मूला भी है, ये कंप्लीट हो गया। चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n2 और ये ऐसे लिखा मिलता है, इकट्ठा लिख लेते हैं m1 बाई m2 रेज़्ड टू पावर a, क्योंकि दोनों की पावर a ही है तो ओवरऑल होगी पावर a। ऐसे ही l1 बाई l2 रेज़्ड टू पावर b एंड t1 बाई t2 रेज़्ड टू पावर c। ये हमारे पास जो है फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे में जो है कन्वर्ट करते हैं। जो ऊपर दिए हुए हैं 1, 2, 1, L1, M1, T1, ये तो गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट की यूनिट्स होंगी, और L2, T2 और M2, L2 और T2 ये जो है उस सिस्टम ऑफ यूनिट्स की यूनिट्स हैं जिसको हमें निकालना है, जिसको हमें कन्वर्ट करना है। तो जब इसी जो है न्यूमेरिक फॉर्मूले का यूज़ करके हम जो है इसके न्यूमेरिकल्स सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसकी थ्योरी है, सेकंड जो हमारे पास कन्वर्जन सिस्टम ऑफ यूनिट्स है
सेकंड एप्लीकेशन जो है हमारे पास इसकी जो है ये थ्योरी है, जैसे हमने पहले की थ्योरी की थी थोड़ी सी, ऐसे ही जो है इसकी हमने थोड़ी सी थ्योरी की ताकि जो है इसका बैकग्राउंड पता लगे। अदरवाइज डायरेक्टली फॉर्मूला जो है इतना जो है ये निकालना तो आता नहीं एग्जाम में, नहीं तो जो है ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहता है तो हम इसका यूज़ करना सीख सकते हैं, लेकिन ये बताना चाहिए आया कहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये सारा फॉर्मूला आया हुआ है और इसका यूज़ करके हम जो है कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके।